नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं। 17 अगस्त 2022 को इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो इस वीडियो में हम आपको करवाने जा रहे हैं। यदि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरली इस बार 9 अगस्त 2022 से जब एग्ज़ाम शुरू हुए हैं तो अब तक इसी तरह के क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देख लेना। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देवें ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले इसे देख सकें, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए। एक बात फिर बता दूं, ये सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो पूरा पेपर है वो लगभग निमी पीडीएफ में से ही आ रहा है। कुछ एक या दो क्वेश्चन बाहर से भी हो सकता आ जाए। और सेकेंड ईयर वालों के लिए निमी की 2 पीडीएफ है, थर्ड सेम और फोर्थ सेम के नाम से। थर्ड सेम में डीसी मशीन, डीसी मोटर जनरेटर और 3 फेज मोटर में से ज़्यादा आ रहा है, जबकि फोर्थ सेमेस्टर में यूपीएस इन्वर्टर और एसी डीसी ड्राइव में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। आइए देखिए सवाल, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर काम में लेते हैं, ये पूछा गया। तो आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। सी उत्तर कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे सभी को पता है। ये क्वेश्चन वैसे कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। हिंदी में इसे क्षतिपूर्ति वाइंडिंग या भरपाई वाइंडिंग के नाम से जानते हैं और ये आर्मेचर प्रतिक्रिया समाप्त करने के लिए होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के 2 प्रभाव होते हैं, एक क्रॉस मैग्नेट और दूसरा डी मैग्नेट। तो ये विचुंबकन प्रभाव को खत्म करने के लिए लगाई जाती है। सी उत्तर करना। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी का शंट जनरेटर काम में लेंगे हम। हल्के काम के लिए उपयोगी है, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस तरह के काम के लिए डीसी शंट जनरेटर उपयुक्त है। ए ऑप्शन आप यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने की बात कर रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन आएगा, जस्ट इसके बाद में ही होगा, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। यहाँ कह रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्टिंग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाइंडिंग टेस्ट करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर करने की बात कर रहे हैं। तो क्या करना है, देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या इससे भी कम होता है, ध्यान रखना। और 1 ओम से भी जब कम मान का प्रतिरोध हो तो उसे लो रेजिस्टेंस की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ डी उत्तर सही करना है। उसके बाद में टेस्टिंग वाला था, तो आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए ग्राउलर काम में लेते हैं। वैसे अगर पूरी डिटेल से आ जाए तो ध्यान रखना, बाह्य यानी एक्सटर्नल ग्राउलर अपन काम में लेते हैं। वहीं अगर एसी मोटर के स्टेटर की जांच का सवाल आ जाए तो उसके लिए ग्राउलर काम में लेते हैं, वो इंटरनल होता है, ध्यान रखना। यानी एक आंतरिक ग्राउलर होता है, एक बाहरी ग्राउलर होता है। खैर अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बी करना है, ग्राउलर काम में लेंगे, आर्मेचर की टेस्टिंग आपको करनी है। अगला सवाल, डीसी मोटर का नाम बताइए क्या है। देखो कंपाउंड मोटर है, कन्फर्म है, इसका मतलब ए और बी तो नहीं होगा। कंपाउंड मोटर की पहचान कैसे भी, दोनों वाइंडिंग है। देखो D1 D2 सीरीज फील्ड के टर्मिनल होते हैं, E1 E2 शंट फील्ड के टर्मिनल होते हैं। अब शॉर्ट शंट है या लॉन्ग शंट है ये देखना है। क्यूमुलेटिव है ये भी कंफर्म है, क्योंकि दोनों की फील्ड की डायरेक्शन देखो समान है। ठीक है, जब शंट फील्ड केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में हो
तो इसे शॉर्ट शंट कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट करना है, याद रखें। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए, पूरी संभावना है ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पूछा है। सिंक्रोनस गति 2 कारकों को निर्भर करती है, एक है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है नंबर ऑफ पोल। ये ऑप्शन सामने है आपके, F × 120/P। ठीक है, इसमें 120 FP लिख दिया है, बात एक ही है। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का भी सही करना है, यानी इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी मोटर है उसका आरपीएम कितना होगा। और कुछ मोटरों का आरपीएम तो फिक्स ही होता है, याद रख लीजिए आप अगर रख सकते हैं तो। 4 पोल 50 हर्ट्ज मोटर का आरपीएम 1500 होता है। 2 पोल 50 हर्ट्ज मोटर का आरपीएम 3000 होता है। 6 पोल मोटर का 1000 आरपीएम होता है। 8 पोल मोटर का 750 आरपीएम होता है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इसका एक न्यूमेरिकल आता है, अगर आप इनको याद रख सकें तो आपको फिर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, समय की थोड़ी बचत हो जाती है। अगला सवाल, 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए फॉर्मूला क्या है। स्लिप होती है 3 तरह से। एक फॉर्मूला आता है स्लिप गति की गणना करें। गति का जब फॉर्मूला पूछे तो आपको केवल सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति करना होता है। दोनों स्पीड का अंतर जो होता है बस उसी को स्लिप स्पीड बोलते हैं। दूसरा आता है अंशीय स्लिप, तो उसमें केवल सिंक्रोनस गति का भाग देना होता है। तीसरा आता है प्रतिशत स्लिप का, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो आपको यहाँ ए ऑप्शन सही करना है, NS - NR बटे NS × 100। 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पर ए जो है वो सही रहेगा। गति के बारे में वैसे आपको टोटल 3 फॉर्मूले ओवरऑल याद रखने हैं। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार की वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग के लिए उपयोग लेंगे। ये सबमर्सिबल मोटर रिवाइंडिंग वाला तो बहुत बार पेपर में आया है दोस्तों, इसे तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। सबमर्सिबल पंप मोटर वाइंडिंग जो है, इसमें पीवीसी इंसुलेटेड या पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का यूज करते हैं। जबकि मोटर के मामले में क्वेश्चन पूछा जाए ना कि सामान्यतः 3 फेज एसी मोटरों की वाइंडिंग किस में होती है, देन आपको सी उत्तर करना है। सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का हम इस्तेमाल करते हैं। आपको अभी फिलहाल के लिए ए उत्तर सही करना है। पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर काम में लेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर काम में लेंगे। दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है उसके लिए आपको स्टेपर मोटर का यूज करना है, ए ऑप्शन सही रहेगा। मोटर पे देखो नाम से ही पता लग रहा है स्टेप्स में गति करती है। इसके बारे में मैंने डिटेल से वैसे वीडियो क्लास दी हुई है, आप अगर चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सिंगल फेज मोटर ओपन करें चैप्टर, आपको उसमें स्टेपर मोटर मिल जाएगी। सभी तरह की इसकी कैलकुलेशन, स्टेप का एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारे सवाल जो है वो मैंने इसमें करवाए हुए हैं। आगे देखो, सिंक्रोस्कोप का उपयोग पूछा है। ये अल्टरनेटर में काम में लेंगे, जब 2 अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं यानी समांतर में जोड़ते हैं तब। ये बताता है इंडिकेट दी करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, यानी समांतरीकरण के लिए तुरंत ये बता देगा कि हाँ सब कुछ सही है, जोड़ दीजिए, ब्रेकर लगा दीजिए। अगला सवाल, अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हंटिंग होती क्या है। हंटिंग होती है रोटर का दोलन करना। दोलन करने का मतलब होता है रोटर कंपन करने लग जाता है। रोटर का जो पावर एंगल होता है वो जब पिछड़ने का प्रयास करता है स्टेटर से, देन वो कंपन करना शुरू कर देता है। इसका कारण होता है लोड में फ्लक्चुएशन आना। भार में लगातार जब परिवर्तन और उतार चढ़ाव होंगे तो रोटर वाइब्रेशन करने लग जाता है। इसके लिए फिर हमें स्पीड को मेंटेन करना होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो जाती है। इन्वर्टर का काम क्या है, अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबको पता है
इन्वर्टर डीसी को एसी करता है, एसी को डीसी करने वाले को कन्वर्टर बोलते हैं, और चॉपर, रेक्टिफायर, उन सब का काम क्या होता है वो भी आपको याद रखना। खैर फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है आपका। और एक ये रेक्टिफायर पूछा जा रहा है आपसे, तो ये SCR आंसर करना है आपको। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। वैसे तो 3 फेज का ये रेक्टिफायर है, ठीक है, बट ऑप्शन नहीं है 3 फेज रेक्टिफायर का कहीं पर भी, ठीक है। तो ऐसे में हमें SCR ऑप्शन के साथ ही जाना होगा। एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि इस पार्ट का नाम क्या है। देखो इस भाग का काम तो है AC को DC करना, क्योंकि कम्यूटेटर है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है निमी असाइनमेंट में इसका डी उत्तर दिया हुआ है, तो आपको भी वही उत्तर सही करना है जो निमी असाइनमेंट में दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चन जो पेपर में आए थे 17 तारीख को। वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।